हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हमारी 3 रिएक्शन रह गई हैं। तो आज इन 3 रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, फिर अगली वीडियो में हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, वो आपके सारे क्वेश्चन करा देंगे। तो चलो, तो पहली रिएक्शन जो है रही है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, या हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब देखो जैसा इसका नाम है विस्थापन का मतलब होता है कि किसी चीज को विस्थापित कर देना। विस्थापित का मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। ठीक, तो पहले लिखते हैं अभिक्रिया कैसी होती है, उसके बाद समझते हैं। तो देखो, एक कोई एलिमेंट है, ठीक, और ये कोई यौगिक है दूसरा BC वाला। ठीक, अब ये क्या करेगा, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब होता है क्रियाशील। ठीक, ये अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो इस वाले यौगिक में से ये क्या करेगा, B को यहां से निकाल देगा। अब B को निकाल देगा तो C के पास खुद आ जाएगा, ये AC हो जाएगा और B यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया की अगर परिभाषा लिखेंगे तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक में से विस्थापित कर देता है। तो अभिक्रिया कैसे कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। चलो पहले परिभाषा लिख लेते हैं और फिर लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। कैसी अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो अब इसमें 2 चीज समझने की है। पहला टर्म है अधिक क्रियाशील। तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा क्रियाशील ज़्यादा है, कौन सा क्रियाशील कम है। ठीक, और चाहिए इसके उदाहरण। तो पहले उदाहरण लिखते हैं, ठीक, और फिर लिखते हैं कौन सा क्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो देखो पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल जो दिया है तुम्हारी बुक में, अगर मेरे पास आयरन है, लोहा है, लोहे की कील कुछ भी है, अगर इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं, ये मेरा सॉलिड है, ठीक, ये मेरा 1%। अगर मैं क्या करूं, लोहे को या लोहे की कील या किसी को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूं, उसका रंग चेंज हो जाता है। रंग चेंज का मतलब ये है कि जो लोहा है वो कॉपर को यहाँ से हटा देता है। हटा देगा तो ये क्या बना लेगा, FeSO4 और प्लस कॉपर को यहां से हटा दे। ठीक, ये तुम्हारा सॉलिड बन जाएगा। तो अभिक्रिया कैसी हो गई है, विस्थापन अभिक्रिया, कि लोहा ने कॉपर को हटा दिया। ठीक, अब दूसरी अभिक्रिया में लिखूं ऐसे, जिंक लिख दूं, ठीक, CuSO4 सेम, ये क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस वही कॉपर। ठीक, तो अब इसमें ये तो समझ आ गया कि जैसे यहाँ लोहे ने कॉपर को हटा दिया, यहाँ जिंक ने कॉपर को हटा दिया, तो अभिक्रिया मेरी विस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन इसकी कंडीशन यही है कि अगर ये वाला एलिमेंट इससे ज्यादा क्रियाशील होगा तभी इसको हटा सकता है। तो उसके लिए हमें समझनी है क्रियाशील एक श्रेणी पूरी, किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। नहीं तो पेपर में कभी कभी ऐसे आ जाएगा, पेपर में लिख के दे देगा आपको वो, ठीक, पेपर में लिख के देगा आपको Cu प्लस ZnSO4। अब बताओ क्या है, हमने तो पढ़ा हुआ है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या करेगा, ये इसको विस्थापित कर देगा। तो अगर आप ऐसे लिखाओगे पेपर में कि CuSO4 प्लस Zn, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो Cu होता है वो Zn से कम रिएक्टिव है। तो चलो पहले लिख लेते हैं क्रियाशीलता क्या होती है। ठीक, इसका और एग्जाम्पल लिखना है। चलो पहले श्रेणी लिखते हैं, फिर साथ में समझते चलेंगे। ठीक, इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। ठीक, पहले लिख लेते हैं, फिर इसको याद कैसे करना वो भी बता देंगे। ठीक, तो ये होती है पोटेशियम, ठीक है, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। ठीक, और यहाँ पे एक और होता है कैल्शियम। चलो ठीक, अब देखो और भी इसके नीचे है, तो इनको हम पढ़ते हैं इस सीडी को दो जगह। ये जितने हैं वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक, और इधर लिख लेते हैं जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। बस, अब ये सीडी तुम्हें जितने रिएक्शन पढ़ोगे विस्थापन सब में काम आएगी। 10th के बाद में कोई भी एग्जाम लिखोगे, जनरल एग्जाम दोगे, वहाँ पे हर जगह काम आती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हें 10th क्लास में भी काम आएगी, और 10th के बाद में कोई भी एग्जाम दोगे, एएमयू का एग्जाम दोगे, जनरल एग्जाम दोगे, पैट का एग्जाम दोगे, बहुत सारे एग्जाम में, सब में ये काम आती है। तो पेपर में क्या आएगा देखो, अब इतना समझ लो, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और बाकी नीचे जाते हैं सबकी कम होती जाती है। सबसे कम यहाँ पर इसकी हो जाएगी। ठीक, तो जो नीचे है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। तब क्वेश्चन आएगा, जैसे तुम्हें एग्जाम्पल लिख देगा, जैसे मैग्नीशियम लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, ठीक, जिंक लिख दिया और कॉपर लिख दिया। 4 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि कौन से तत्व की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। ठीक, तो अगर हमें पता है ये वाली श्रेणी, तो तुरंत देख लोगे कि इसके नीचे इधर जो है हाइड्रोजन सब ऊपर है, तो मैग्नीशियम में ऊपर है, सिर्फ कॉपर नीचे आ रहा है इससे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर। ठीक, एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, किसकी क्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, हाइड्रोजन से कम है। और दूसरे ऐसे आते हैं, कभी कभी क्या करेगा, इसमें यही लिख देगा, मान लो ये लिख दिए 4। ठीक, ये तो 4 लगे हुए हैं। अब हमको बोलेगा कि इनको बढ़ते क्रम में लगाओ, इनको घटते क्रम में लगाओ। जैसे एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ लिख देगा, चलो हाइड्रोजन भी ले लेगा, पोटेशियम ले लेगा, सोडियम ले लेगा और कैल्शियम ले लेगा। ठीक, 4 ले लिए। ठीक है, हाइड्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। अब कहेगा कि क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लगाओ। तो बढ़ते क्रम का मतलब जो सबसे कम है पहले उसको लगाओ। तो देखो मुझे पता है सबसे कम किसकी है, हाइड्रोजन की। फिर हाइड्रोजन से ज़्यादा कैल्शियम, कैल्शियम से ज़्यादा सोडियम, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये सीरीज पूरी याद होनी चाहिए। ठीक, और ये सीरीज याद होगी तो मैं जितने भी क्वेश्चन है सबके जवाब दे सकता हूँ। ठीक, तो देखो तरीके बहुत हैं याद करने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो वही लगता है। ऐसे पढ़ते हैं इसको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक, अब है हाइड्रोजन तो यही है, ये तो कौन है आगे आओ। ठीक है, इसको लिख लेते हैं और इसको याद कर लेना। केदारनाथ, सबसे अच्छा यही है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, ये है, यही है, कौन है आगे आओ। ठीक, इनको याद कर लो, और ये याद करने का सबसे आसान तरीका भी है। तो इसमें ये अगर तुम्हें याद रहेगा, समझ जाओगे कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, तत्वों का नाम मुझे पता ही है। ठीक, अब जैसे देखो विस्थापन अभिक्रिया लिख रहा था हूँ, तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, किसी का सॉल्यूशन है, मान लो CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक, अब देखो CuSO4, Cu मेरा यहाँ है, इधर जो है सब इससे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो चाहे मैं आयरन ले लूँ, चाहे मैं जिंक ले लूँ, सब में रिएक्शन हो जाएगी मेरी। और यहीं में Cu के साथ, जैसे अगर मैं लिख दूँ यहीं, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगर मैं Fe लिया, भी करके बताया मैंने आपको। ठीक है, CuSO4, तो देखो कॉपर नीचे, आयरन इसके ऊपर है, ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। FeSO4 + Cu रिएक्शन हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आएगा इसी में, वो दे देगा Hg + CuSO4। अगर आपको रिएक्शन पता नहीं होगी तो आप यहाँ इसको निकाल दोगे CuSO4 को, लेकिन यहाँ क्या करना है, अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, नो रिएक्शन। तो मैंने कैसे पता किया,
ये चेक किया, ये जो भी सॉल्यूशन है इसमें CO है, अगर CO से नीचे कुछ भी लोगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, ऊपर आप कुछ लोगे तो अभिक्रिया मेरी हो जाएगी। ठीक है, CuCl2 ले लिया, अगर मैं जिंक ले लूँगा, ठीक है, तो जिंक ज़्यादा है इससे, तो ये तुरंत ZnCl2 बना लेगा और Cu मेरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। कुछ नहीं करना, बस इतना याद रखना है इसमें कि जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को यौगिक में से निकाल देगा, इसलिए इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन। ठीक है, अब जैसे देखो तुम्हें नाम से समझ आ रहा है। ठीक, हमने पहले पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया हमारा क्या था, विस्थापन अभिक्रिया में एक जो ज़्यादा क्रियाशील था वो कम क्रियाशील को हटा रहा था। इसमें हो रहा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब क्या है कि दो यौगिक होंगे, एक का तत्व उधर चला जाएगा, दूसरे का उसमें उधर चला जाएगा। ठीक है, चलो जैसे आपको एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल हमारा है Na2SO4 सॉल्यूशन है मेरे पास एक्वस, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, ये मेरे पास एक्वस है। ठीक, अब जैसे इसकी रिएक्शन होगी, ठीक, तो देखो एक तो यहाँ से बनेगा BaSO4, इसका मतलब आप बोलोगे कि Ba ने Na को निकाल दिया, एक तो बनेगा मेरा यहाँ BaSO4। ठीक, और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ से दूसरा बनेगा NaCl। ठीक है, ये भी एक्वस बनेगा। अब इस रिएक्शन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ याद करने की है वो है ये वाला, ये बनता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट या इसको हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। ठीक, तो ये अभिक्रिया कैसी है, द्विविस्थापन। वह रासायनिक अभिक्रिया, उसमें दो तत्व एक दूसरे को यौगिक से निकाल लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ फोकस करना है, ये बन गया अवक्षेप, और जिस अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बन जाए तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो किताब में पूछ लेगा कभी तुम्हें कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देके समझाओ, तो आप बताओगे वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है, और उदाहरण आप ये दे देना द्विविस्थापन वाला। ठीक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे और अगर एग्जांपल लेना है इसको, तो देखो एक एग्जांपल ये होता है कि अगर AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, इसमें अगर आप NaCl एक्वस को डाल दोगे तो ये मेरे पास NO3 बना लेगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, NaNO3 बना तो AgCl। ठीक है, अब इसमें मेरा जो AgCl बनता है वो बनता है मेरा PPT। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं आगे की रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की। ठीक, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। ठीक, तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, तो देखो उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, परिभाषा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, उपचयन जब किसी तत्व को ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक, तो उपचयन हो गया, या उससे हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक, अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ जाए या
हाइड्रोजन निकल जाए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरा उपचयन, और अपचयन क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, उपचयन होता है कि हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन निकल जाए। ठीक, नाम समझ में आ गया मेरा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कॉपर है और ये हमारा ऑक्सीजन, ये सॉलिड है, ये गैस है। ठीक, ये रिएक्शन हो क्या बनाएगा मेरा, CuO। तो अब देखो Cu का क्या हुआ, यहाँ पहले Cu अकेला था, अब Cu को कहीं से ऑक्सीजन मिला, कहाँ से, ये ऑक्सीजन रहा। तो यहाँ देखो, यहाँ Cu अकेला था, यहाँ Cu को क्या ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब क्या हुआ, इसका उपचयन। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, उपचयन। आया समझ? ठीक है, चलो अब क्या करो, अगर यही Cu है मेरा, CuO, अगर इससे हाइड्रोजन रिएक्शन करे, ठीक, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरा Cu और बन जाएगा पानी। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ Cu बचा, इसका मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, उपचयन, अपचयन। ठीक है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। अब यहां देखो हाइड्रोजन को क्या हुआ, H2 कहीं से मिल गया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन मिलने का मतलब क्या होता है, उपचयन। ठीक, तो ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं। CuO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक, या अपचयन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या उपचयन। ठीक, अब देखो इनके ऐसे देखो इस रिएक्शन को, ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। चाहे आप हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में, नाम कभी अभिक्रिया पूछी जाएगी एग्जाम में तो आपसे पूछेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देके समझाओ, तो आपको नाम से समझना है। ठीक, रेड का मतलब रिडक्शन मतलब अपचयन, ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उनको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, और एग्जाम्पल उसका ये वाला हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये आता है कि ऑक्सीडेशन का जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आपने किसी का ऑक्सीडेशन होते हुए देखा है तो बताओ। तो उसके दो एग्जाम्पल हैं हमारे सामने, ठीक है, और दो एग्जाम्पल तुम्हारी 10th क्लास में उसमें दिए हुए हैं, तो हम दोनों को समझ लेते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ है, कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक, दोनों को समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है वो दिया है धातुओं के लिए। ठीक, जैसे हमारा लोहा है, बाहर अगर ऐसा ही जैसे लोहे का गेट वगैरह लाते हैं तो देखते हैं घर पे अगर ऐसा ही पड़ा है तो उस पर जंग लग जाती है। तो लोहा क्या करता है, बाहर का ऑक्सीजन और जो नमी होती है उसको पकड़ लेता है, वहाँ से रिएक्शन करके जंग बना लेता है। तो लोहा क्या करता है, धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, तो बोलते हैं संचरण। ठीक है, तो एक इसका ऑक्सीजन का वो है एग्जाम्पल, उसको बोलते हैं संचारिता। ठीक, या इंग्लिश में बोलते हैं करोजन। ठीक,
और दूसरा इसका होता है, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में रेंसिडिटी, और हिंदी में बोलते हैं इसको विकृत गंधता। ये होती क्यों है? दोनों होते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, यानी उपचयन की वजह से। ठीक, उपचयन किस वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से। तो चलो दोनों समझते हैं। तो पहले यहाँ समझते हैं। देखो इसमें दो चीज़ याद रखनी है तुम्हें। हमें क्या याद रखनी है कि जो भी चीज़ों में फैट होता है, फैट मतलब बसा, ठीक है, या तेल होता है, ऑयल, तो फैटी चीज़ होती है फैट या ऑयल, ठीक है, ऑयल, इसको बोलते हैं बसा और तेल। कोई भी खाना है आपने बना लिया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर अगले दिन देखोगे खाने को, तो क्या होता है? उसमें से बदबू आने लगती है, फिर खाना अच्छा नहीं लगता, नहीं तो कोई खाता नहीं है। तो 2 चीज़ हैं, तो इसमें भी आपको 2 चीज़ याद रखना है, टेस्ट और ऑर्डर। टेस्ट को बोलते हैं स्वाद, ऑर्डर को बोलते हैं गंध। बस ये याद रखो, शब्द बन जाएगी। तो क्या हुआ? तो आप बोल सकते हो बसा और तेल के पदार्थ जब खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसको बोलते हैं विकृत गंधता। ठीक, और परिभाषा लिख लो, एक बार फिर बोल देता हूं मैं। बसा तथा तेल के पदार्थ जब वातावरण में खुले छोड़ दिए जाते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उनका स्वाद तथा गंध दोनों बदल जाते हैं। इसको बोलते हैं विकृत गंधता। ठीक, तो अब ये विकृत गंधता हो क्यों रही है? विकृत गंधता सिर्फ हो रही है ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन इससे क्या कर रही है? रिएक्शन हो जा रही है। तो अब हम क्वेश्चन आएगा कि विकृत गंधता को कैसे रोक सकते हैं। तो रोकने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जहां हवा ना हो, नहीं, एयर टाइट बोलते हैं, वहां रख दो। तो एक तो तरीका ये है, लेकिन इसमें यह कब तक रोकोगे? लेकिन अब आपको चाहिए कि हमारी चीज़ें बहुत दिन बाद खराब हो या खराब ना हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, ऑक्सीजन को हटा दो, उसकी जगह ऐसी चीज़ डाल दो जो क्रियाशील नहीं हो। ठीक, तो आपने देखा होगा जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं, ठीक, उसमें आती है नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो खाने पीने के पदार्थ जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस उसमें बंद करके और पीने में बंद कर दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है लेस रिएक्टिव, अब क्रिया नहीं करती है फैट और ऑयल से। लेस रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील। अब क्रिया नहीं करती है फैट और ऑयल से, तो आइटम जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है। क्वेश्चन सेम, या तो पूछ लेगा विकृत गंधता क्या होती है, तो आप बता दोगे, ठीक है। फिर पूछेगा कि खाने पीने की चीज़ों में नाइट्रोजन के पैकेट में नाइट्रोजन गैस वगैरह क्यों बंद की जाती है, तो आपको बताना है कि विकृत गंधता ना हो, क्योंकि नाइट्रोजन कम रिएक्टिव होता है। या फिर पूछेगा खाने पीने की चीज़ें पैक करते हैं तो कौन सी गैस में बंद करते हैं, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, चीज़ें एक ही है, पूछने के तरीके बदल जाएंगे। ठीक, अब आते हैं इधर संचारण। संचारण क्या होता है? देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, हम लोहे का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा आयरन है, ये पड़ा रहेगा खुले में, तो बाहर ऑक्सीजन भी होती है। ठीक, और जैसे ही उसको कहीं से नमी मिल गई, नमी मतलब वाटर, जैसे ही नमी वाटर मिलेगा तो ये क्या करता है? Fe2O3 बना लेगा। ठीक है, और यहाँ पर पानी भी रहता है। पानी के कितने भी तत्व हो सकते हैं, ठीक है, 1 हो सकता है, 2, तो इसको X लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फेरिक ऑक्साइड हुआ, फेरिक ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोजन हो गया, वो पानी हो गया, तो इसको बोल देते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? जंग। ठीक है, या रस्ट। तो कोई आपसे कुछ जंग का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 XH2O। ठीक है, एक्स का मतलब कितना भी हो सकता है, एक्स कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक, या जंग बोल सकते हैं। तो संचारण की परिभाषा क्या लिखोगे? जब किसी धातु को खुले में छोड़ देते हैं तो वायु की ऑक्सीजन तथा नमी से रिएक्ट करके वो एक पदार्थ बनाती है जिससे धातु का गलना शुरू हो जाता है या संचारण शुरू हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? संचारण। इसकी परिभाषा समझ आ गई आपको? टेंस समझ में आ गई? ठीक है, यही है तुम्हारे 10th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में। ठीक,
चैप्टर तुम्हारा पहला खत्म हो गया। इसमें अब देखो एक चीज और पूछेगा कि अगर मुझे क्या करना है, संक्षारण हो रहा है ये, अगर मैं चाहूँ संक्षारण ना हो तो आयरन को खुला मत रखो ना, तो क्या करो, पेंट कर दो। क्या करो, पेंट कर दो, या फिर इसको बोलते हैं कि उस पर ऑयल लगा दो। ठीक, तो अब जैसे यहाँ क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा था ना, ऐसे यहाँ घुमा के पूछेगा कि लोहे के गेट पर पेंट क्यों कर देते हैं। तो पेंट क्यों करते हैं, जिससे इसका संक्षारण ना हो, ठीक है, या इस पर जंग ना लगे या इसकी रस्टिंग ना हो। ठीक, ऑयल पूछेगा। तो अब देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, संक्षारण क्या होता है बता दो, ये होता है। लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो बता दो, पेंट कर दो या उसके ऊपर ऑयल लगा दो। या क्वेश्चन पूछेगा कि पेंट और ऑयल लोहे पर क्यों कर देते हैं, क्योंकि इसका संक्षारण ना हो। यही तीन चीज़ें इन्हीं में घुमा घुमा के पूछता है, और तो कुछ है ही नहीं आपका। ठीक है, चलो अगली वीडियो में क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, या जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के जो आते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपका पहला चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।